नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चन के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण, जिसे बाजार नीति कहा जाता है, के उपायों का समीक्षात्मक परीक्षण करना है। और इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने थी बाजार नियंत्रण की जो नीति थी उसको लागू किया, तो उसके पीछे वो किस उद्देश्य से प्रेरित था कि मतलब इसने इस व्यवस्था को लाया, और वह उन्हें लागू करने में कहाँ तक सफल रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि ये हमारे यूपीएससी के बच्चों के लिए, स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए, जीडीसी, जीआईसी और एलटी सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो ऐसे में ये सारे जो बच्चे हैं इस वीडियो के माध्यम से इस एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये तो संस्थान कुछ बैचेज चला रहा है। जो जीआईसी प्रवक्ता का जो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है उसके लिए नामांकन स्टार्ट है, हिस्ट्री और सिविक्स को लेकर के। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इससे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यूपी पीसीएस का जो हमारा वर्ष भर चलने वाला बैच है, तो ऐसे में पेपर 5 से बैच चल रहा है, आप इसमें नामांकन करा सकते हैं। इसके बाद पेपर 6 स्टार्ट होगा, फिर पेपर 1। तो इसी क्रम में बैचेज चलते रहते हैं। और सबसे अंत में जो हमारा है टीजीटी पीजीटी, एक बड़ी वैकेंसी है। तो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी मतलब मास्टर बनने का सपना रखे हुए हैं तो वो इस बैच से ज्वाइन करें। और इस बार अभी जो रिजल्ट आया उसको लेकर के समझ सकते हैं कि आप लोग परीक्षा देते हैं, रिजल्ट नहीं होता, निराशा होती है, घबराहट होती है, तमाम जिम्मेदारियां रहती हैं, और उस फेज से हम लोग भी गुजरे हैं। तो अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आज जहां आप हैं 4 साल पहले हम लोग भी उसी फील्ड में थे। हम लोग भी जब इंटरव्यू देते थे पीसीएस का तो बहुत उम्मीद रहती थी, यूपीएससी का मेंस लिखते थे तो लगता था कि इस बार हो जाएगा। तो होता है, पास फेल लगा रहता जीवन में। लेकिन अगर आप थक हार करके बैठ जाएंगे तो जीवन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे। भाई आप किसी के पुत्र हैं, शादी हो, अगर बहुत से बच्चों, अब हम लोग की तो खैर शादी हो गई है, आप लोग की अभी नहीं हुई होगी, कल को शादी होगी, पति बनेंगे, पिता बनेंगे, तो तमाम जिम्मेदारियां हैं। तो वैसे में थक हार के बैठने की जरूरत नहीं है। अगली एक सुनहरी वैकेंसी है आप लोग के हाथ में। और इस बार जो कट ऑफ गया, ज्यादा गया, उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि सीटें बहुत कम थी, और इस बार तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो सोचिए कि जो बच्चे हमारे 2 4 6 नंबर से रह गए तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एकदम निराश ना हो। इधर 2 दिन हम आप लोगों से लगातार जुड़े रहे, जो भी आप लोग की समस्याएं रहती थी उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास होता था, समझाते थे। इसी बीच एलटी वाले बच्चों के साथ हमारे कुछ मिस हैपनिंग हुई। 4 5 बच्चे हमारे संस्थान से डिग्री को लेकर के उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया, तो वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग भी जो है आयोग में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दें। 6 जुलाई अभी डेट है, तो 6 जुलाई की प्रतीक्षा मत करें। आइए प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण मतलब बाजार नीति के उपायों का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए, उनके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था और वह उन्हें कहां तक लागू करने में सफल रहा। तो थोड़ी सी भूमिका दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का समय कितना होता है, 1296 से 1316 तक। थोड़ा सा यहाँ हम फैक्चुअल भी आते हैं, कारण ये कि हम चाहते हैं कि अगर आप इस टॉपिक से पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ से प्रीलिम्स मेंस के जो भी चीज़ बनने लायक हो तो वो आपका गलत ना हो, यहीं आपकी चीज़ों की तैयारी हो जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है। कार्यकाल होता है 1296 से 1316 तक, मतलब करीब करीब ये 20 साल तक शासन करते हैं। तो इनकी जो मूल नियंत्रण या बाजार नीति जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे साहसी और अनूठी आर्थिक प्रशासनिक प्रणालियों में से क्या थी, तो एक थी। मतलब ये जो बाजार नीति ये लाए थे, ये मध्यकालीन भारत की सबसे साहसी और अनूठी नीति थी। और कैसे साहसी अनूठी नीति थी वो हम आगे चर्चा करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जियाउद्दीन बर्नी एक हिस्टोरियन होता है, वो क्या कहता है कि उसके अनुसार इस नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखना था। मतलब
जियाउद्दीन बर्नी क्या कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण की नीति जो लाई थी, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य ये था कि उसको एक बड़ी सेना रखनी थी और कम कीमत पे रखनी थी। तो इसी वजह से उसने जो है बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति को जो है अपनाया था। जबकि और ताकि मंगोल आक्रमणों का सामना किया जा सके और साम्राज्य का विस्तार हो सके। और जियाउद्दीन बर्नी तर्क देते हैं कि भाई बड़ी सेना क्यों रखना था, क्योंकि उस समय लगातार मंगोलों के हमले हो रहे थे और मंगोल अपने आप में ही जो है वो एक महत्वपूर्ण शक्ति थी मध्य एशिया की। तो ऐसे में उनसे निपटने के लिए, और चूंकि आप जान रहे होंगे कि मलिक काफूर के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी लगातार दक्षिण की में जो है अपना विस्तार भी कर रहा था, तो ऐसे में उसे दो तरफा अपनी सेनाओं को इंगेज रखना था। एक तो मंगोलों से रक्षा के लिए राजधानी सुरक्षित रहे, फिर दक्कन दक्षिण तक अभियान करने के लिए। तो अब बड़ी सेना रखनी है, कम कीमत पे रखनी है, इसीलिए बाजार नियंत्रण की नीति लाई गई। कौन कहता है? तो वो कहता है जियाउद्दीन बर्नी। फिर अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण के प्रमुख उपाय क्या थे? तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण की जो व्यवस्था अपनाई थी, तो उसके तहत उसने क्या किया था, तो अब थोड़ा सा आप इसको समझ लें। तो सबसे पहला काम किया था, मूल्य निर्धारण का काम किया था। सुल्तान ने दिल्ली में बेची जाने वाली लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं, जिसमें अनाज, कपड़ा, घी, चीनी, मवेशी मतलब जो जानवर होते थे, दास, उस समय दासों की भी खरीद बिक्री होती थी। तो इन सब के बारे में क्या थी कि इनकी कीमतें जो है वो निर्धारित कर दी थी। सबसे पहले वही है कि मूल्य निर्धारण कर दिया गया दिल्ली में बिकने वाली सभी वस्तुओं के, जिसमें कपड़ा, चीनी, घी, आपने कुछ उदाहरण भी दे दिया, दास और मवेशियों का। और बाजारों की स्थापना की गई। दिल्ली में मुख्यतः 3 बाजार स्थापित किए गए मूल्य नियंत्रण के तहत। और फिर इसमें जो है एक इसका है कि अनाज मंडी, मतलब जिसमें खाने पीने की सामान मिलना था। फिर सराय ए अदल क्या था? तो निर्मित वस्तुओं के लिए था। कभी भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में सराय ए अदल संबंधित था, किससे संबंधित था? तो ये निर्मित वस्तुओं के लिए था, जैसे कपड़े उपड़े थे उनके लिए था ये बाजार। फिर तीसरा जो बाजार था, इसमें घोड़े, दास और पशुओं का बाजार था। तो एक में एग्रीकल्चर था, एक में कपड़ों का बाजार था, और तीसरे में दास और मवेशियों का बाजार था। तो 3 बाजार तो जो है वो दिल्ली में ही स्थापित किए गए थे। और इन बाजार में बिकने वाले जो सारे सामान है उनका जो है मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। फिर अनाज की आपूर्ति, भाई अगर आप बाजार बना रहे हैं तो वहाँ आयात निर्यात की भी चीजें होनी चाहिए कि भाई अगर बाजार रहेगा तो लोग खरीदारी करने जाएंगे, तो डिमांड वहां बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई चेन कैसी है कि मतलब बाजार में अब ऐसा ना हो कि डिमांड 100 किलो घी की है और बाजार में 85 किलो घी उपलब्ध है, तो ऐसे में तो आधे लोग को मिलेगा नहीं, या उसकी कीमत या काला बाजारी होने की संभावना है। तो इसके लिए भी जो है सुल्तान ने प्रयास किया था। क्या प्रयास किया था? कि बाजारों में अनाज की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए दोआब क्षेत्र से राजस्व नगद के बजाय अनाज में वसूला जाता था। क्योंकि जो दोआब के क्षेत्र होते थे वहां क्या था, वो फर्टिल भूमि होती थी भाई, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता था। तो ऐसे में वहां एग्रीकल्चर की बड़ी संभावना थी, सरप्लस प्रोडक्शन होता था। और वहाँ जो प्रोडक्शन होता था तो वहाँ से जो टैक्स सरकार लेती थी वो कैश नहीं लेती थी, नगद नहीं लेती थी, वो गल्ला के रूप में या अनाजों के रूप में लेती थी, ताकि जो बाजार हैं उनमें आपूर्ति बनी रहे अनाजों की। फिर इसके लिए अगला क्या प्रयास किया गया? बाजार को नियंत्रित करने के लिए कि अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसमें सहना ए मंडी, मतलब ये बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद मंडी खुफिया अधिकारी होता था, मतलब ये देखता था कि बाजार में जो राशनिंग प्रणाली है, जो जिस वस्तु के लिए कीमत निर्धारित है वो बिक रही है कि नहीं बिक रही है उस कीमत पे। जो माल पहुंचना था वो माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऐसा तो नहीं कि माल पहुंच नहीं रहा हो, बाजार में काला बाजारी हो रही हो। तो इन सब चीज़ों का निरीक्षण कौन करता था?
तो सहना ए मंडी करता था और बरीद ए मंडी करता था। कि नियुक्त की गई जो मूल्य सूची का क्या करते थे, पालन कराते थे। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता था तो उसे दंडित भी करते थे, और उनकी दुकान का लाइसेंस भी क्या होता था, तो जब्त कर लिया जाता था। फिर कठोर दंड की व्यवस्था थी, मतलब अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, नाप तौल में धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में उसे कठोर दंड दिया जाता था। जैसे दंड के साथ क्या दिया जाता कि धोखे की मात्रा के बराबर मांस से, मतलब शरीर से मांस काट लिया जाता था। सोचिए कैसी जो है। अब ऐसे में कौन सा व्यापारी जो है वो कम तौलेगा। अगर सोचिए कोई व्यापारी 1 किलो चीनी तौलता है और पकड़ में आता है कि उसने 100 ग्राम की जो है वो इसमें घपलेबाजी करी है, तो 100 ग्राम, उस 100 ग्राम चीनी की कीमत उसके 100 ग्राम मांस से होगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अलाउद्दीन खिलजी इसको लेकर के प्रतिबद्ध था। बाजार नियंत्रण के पीछे का उद्देश्य देखिए, इस पे प्रश्न है ना कि भाई इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। जियाउद्दीन बर्नी का तो आपने देख ही लिया था कि कह रहा था कि चूंकि भाई मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, फिर अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्य विस्तार भी करना था, तो ऐसे में जरूरत थी एक महत्वपूर्ण और विशाल सेना की, और जो कम कीमत पे रख सके, तो इसीलिए उसने इस नीति को लाया था। तो विशाल सेना का रख रखाव, इसके पीछे कौन कहते हैं, जियाउद्दीन बर्नी का तर्क रहता है कि अलाउद्दीन एक विशाल सेना चाहता था, अतः उसने बाजार नियंत्रण के माध्यम से इसे पूरा किया। मंगोल आक्रमण, मंगोलों के लगातार हमलों से रक्षा के लिए एक मजबूत और अनुशासित सेना अपरिहार्य थी। फिर राजनैतिक स्थिरता, इस नीति के माध्यम से वह दिल्ली की बड़ी आबादी को संतुष्ट और विद्रोहियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर सका। तो इससे क्या है कि आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के तो सभी जो हित थे वो बाजार नियंत्रण के माध्यम से सधते दिख रहे हैं कि भाई बड़ी सेना रख लिया, मंगोलों को नियंत्रित कर लिया, दक्कन तक, दक्षिण तक विस्तार कर लिया, मतलब अपना एक मजबूत प्रभाव क्षेत्र बना लेता है। फिर उसके जो विद्रोही होते हैं उनका भी वो निर्ममता पूर्वक दमन करने में सफल होता है। मतलब क्या होता है कि सब जगह अमन और शांति स्थापित कर लेता है। किसके बल पे, सस्ती सेना के बल पे। और वो सस्ती सेना उसे कहाँ से मिली, बाजार, जो मूल्य नियंत्रण की बाजार में जो नीति लाई गई। फिर अब इसमें आपसे पूछा गया था ना कि यह जो बाजार नीति है कहाँ तक सफल रही, और तो उसको बताना हो, यदि इसमें असफलता के तत्व थे तो उनको भी रेखांकित करना है। तो अगर इसके सफलता का समालोचनात्मक आप परीक्षण करेंगे तो अलाउद्दीन अपनी मृत्यु तक इन नियमों को लागू करने में पूर्णतः सफल रहा। मतलब 1296 से 1316 तक का जो समय होता है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये व्यवस्था एकदम अपने पीक पे थी और पूरी तरीके से सफल दिखती है। दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रही, मतलब इन 20 वर्षों में जो दिल्ली में जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ने नहीं पाई, स्थिर रही। वह एक बड़ी सेना रखने में कामयाब रहा। लेकिन अब इसकी जो सीमाएं हैं, तो सबसे पहली सीमा है कि जन कल्याण का भ्रम। तो कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वो इसलिए ऐसा कर रहा था, जो बाजार नियंत्रण की नीति ला रहा था, कि इससे से ज्यादा लोगों को लाभ हो सके। लेकिन ये दावा उनका क्या था, तो ये दावा उनका भ्रामक था। यद्यपि अमीर खुसरो ने इसे जन कल्याण बताया, और ये कौन बता रहा था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा कि जो सुल्तान की नीति थी वो जन कल्याणकारी नीति थी, और वो जनता के कल्याण को लेकर के वो प्रेरित था। लेकिन वास्तव में यह अत्यधिक केंद्रित और कठोर नीति थी, जो मुख्य रूप से सेना और दिल्ली के निवासियों तक ही केंद्रित की गई थी। ठीक है, दिल्ली के निवासियों, भाई सुल्तान नहीं रह रहा था तो उसको लग रहा था कि यहाँ चीजें सब सही रहे, यहाँ किसी प्रकार का विद्रोह न होने पाए, और बाहर विद्रोह होगा या हमको साम्राज्य विस्तार करना तो सेना तो हमारी वफादार है ही है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ जो अमीर खुसरो का दावा है जन कल्याण वाला, ये तो एकदम निरर्थक दावा है। फिर व्यापारियों एवं किसानों को दीर्घकालिक क्या इस पे प्रभाव पड़ा, तो कठोर नियंत्रण के कारण व्यापारियों का मुनाफा कम हो गया, जिससे वे असंतुष्ट हो गए। भाई व्यापार में यदि लाभ की प्रवृत्ति ना हो तो व्यापार जो है वो दीर्घजीवी नहीं होता। और ऐसे में यहाँ क्या था कि व्यापारियों का जो लाभ था वो स्थिर हो गया, कि वो लाख परिश्रम करें उन्हें इससे ज्यादा लाभ मिल ही नहीं सकता था। तो क्या हुए, वो जो है हतोत्साहित हुए। और
गंगा यमुना के दोआब के किसानों को भी अपना अनाज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। मैंने पीछे बताया है ना कि जो गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र था, तो वहां से जो राजस्व की वसूली होती थी वो नगद में न होकर के अनाजों में होती थी। तो उन अनाजों में क्या था कि जैसे जैसे सेना बढ़ती गई, तो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्व अधिकारी थे उन्होंने उन किसानों पर और ज्यादा जो है लगान थोपा और उनसे जबरदस्ती वसूलने का प्रयास किया गया। और ये लगान जो है 50% तक पहुंच गया था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर टैक्स रेशियो देखा जाए तो अमूमन 1/3 होता था, लेकिन इसने कहाँ तक पहुंचा दिया, 150 तक। तो व्यापारियों का लाभ खत्म हुआ तो वो रुष्ट हुए। जो किसान थे उनका जितना प्रोडक्शन करते थे आधा तो सरकार ले लेती थी, तो ऐसे में वो जो है उनकी स्थिति दयनीय हुई और कृषि जो है वो छोड़ने को मजबूर हुए। फिर अगर देखा जाए तो दीर्घकाल में यह योजना पूरी तरीके से क्या थी, तो विफल रही। अलाउद्दीन खिलजी के 20 वर्षों में भले सफल दिखती है, लेकिन ये दीर्घकाल में विफल क्यों रही, एक एक करके देख लेते हैं। यह प्रणाली पूरी तरह से सुल्तान की व्यक्तिगत रुचि और कठोरता पर टिकी थी। मतलब चूंकि सुल्तान चाह रहा था तो ये चीजें चल रही थी। और कौन था अलाउद्दीन खिलजी, ताकतवर सुल्तान था। अगर कमजोर सुल्तान होता तो शायद इस नीति को चला भी नहीं पाता। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी से जारी नहीं रख सके। भाई अगर ये बढ़िया नीति होती, इसमें क्षमता होती, तो अन्य जो उसके जो उत्तराधिकारी थे उसको भी उसे चला पाते, लेकिन वो लोग तो इस नीति को त्याग दिए, छोड़ दिए। दिल्ली की ओर क्या हुआ, पलायन बढ़ा। सबके मन में एक ही इच्छा थी, बस भैया दिल्ली पहुंचो, क्योंकि दिल्ली में तो सब मौजा ही मौजा है। क्यों मौजा ही मौजा है, क्योंकि सारी चीजें सस्ती हैं। मतलब दिल्ली की जनता को रहम, मतलब ढेर सारा उनको लाभ, और अन्य जनता के साथ शोषण। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की ये मंशा थी कि बस अब दिल्ली में ही रहना है, और अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण की नीति थी उसका लाभ उठाना है। कृषि एवं वाणिज्य दोनों हतोत्साहित हुए। मैंने पीछे बताया कि भाई एग्रीकल्चर क्यों हतोत्साहित हुआ, वाणिज्य क्यों हतोत्साहित होता है, व्यापार, तो दोनों हतोत्साहित हुए। तो कुल मिलाकर इस नीति से फायदा सिर्फ उपभोक्ता वर्ग को था, न कि उत्पादक वर्ग को। तो इसमें फायदा किसको था, उपभोक्ता वर्ग को था। और उपभोक्ता भी ऐसा नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी का की सारी प्रजा जो है वो एकदम खुश थी। उपभोक्ता वर्ग में भी केवल सैनिक वर्ग था इसका उपभोक्ता, और दूसरा दिल्ली के निवासी उपभोक्ता थे। तो मतलब ये मुट्ठी भर लोगों के लिए व्यवस्था थी। और व्यापक स्तर पर किसान नाराज हुए, व्यापारी नाराज हुए। यह राजकीय हित के लिए अपनाई गई ऐसी व्यवस्था थी जो प्रभावी दिखती है, किंतु इसके सफलता के शीश महल में क्या कई दीवारें थी। मतलब भाई प्रभावी में मैंने बताया कि भाई मंगोलों के हमले से रक्षा हो गई, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा, भारत में एक बड़ा विजेता साबित हुआ। ये सफलता तो उसकी मिली, लेकिन किसी शासक की सफलता उसके जीवन काल तक ही नहीं मानी जा सकती है। आप आगे चलकर देखेंगे कि अकबर ने जो सल्तनत मुगल काल की जो नींव मजबूत की, तो उसके बाद उसके अकबर के बाद जितने भी आए सब अयोग्य ही थे। अकबर कितना तो योग्य कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुगल शासन कई सौ साल तक उसके बाद भी चलता है। भाई जहांगीर आते हैं, शाहजहां आते हैं, औरंगजेब आते हैं, उसके बाद तो औरंगजेब के बाद तो और ज्यादा जो है वो मतलब अयोग्य उत्तराधिकारियों की झड़ी लग जाती है। लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य दीर्घजीवी होता है, क्योंकि जो उसकी नींव भरने का काम किया था वो अकबर ने किया था। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी कि साम्राज्य दीर्घजीवी रहा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया, और ये अलाउद्दीन खिलजी की सीमा है कि भाई आप ऐसी नीति लेके क्यों आए कि आपके मरते ही आपका साम्राज्य बिखर गया। किंतु इस सफलता के शीशमहल में कई दीवारें थी जो राजनीति को तो मजबूत कर रही थी। भाई राजनीति कैसे मजबूत हो रहा था, आपको पता ही है कि अलाउद्दीन खिलजी तो ताकतवर बना ही रहा, लेकिन अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। और आपको पता ही होगा कि राजनीति बिना अर्थव्यवस्था के तो चल नहीं सकती। राज्य का अश्व क्या है, भाई राज्य का अश्व राजस्व होता है। राजस्व तभी अच्छा होगा जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, जब आपका टैक्स प्रणाली अच्छी होगी, जब आप
को राजकोष में ज़्यादा से ज़्यादा धन आएगा। वो सब कैसे आएगा? जब आपके व्यापारी, जब आपके किसान संतुष्ट रहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में परिश्रम करें, किसान खेतों में परिश्रम करें। तो आपने तो सबको हतोत्साहित कर दिया था, व्यापारियों को कोई लाभ मिलना नहीं था, किसानों को कोई लाभ मिल नहीं रहा था, तो क्यों आपके लिए खट्टे मरे? उन लोगों ने भी व्यापार करना छोड़ दिया, कृषि करना छोड़ दिया, जिससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था ही डमाडोल हो गई। और वही आप बता रहे हैं कि राजनीति को तो मजबूत कर रही थी, किंतु अर्थव्यवस्था को कमजोर, और कमजोर अर्थव्यवस्था की स्थिति में राजनीति भी अधिक दिनों तक क्या है, मजबूत नहीं रह सकती। यही इस उत्तर का निष्कर्ष हो गया। तो अच्छा प्रश्न था, मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार हुआ होगा। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी थी, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंत में आप लोग ये पूछते रहते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। 24 से 48 घंटे के बाद जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ यहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ ये हमारे यूट्यूब के लिंक्स हैं जिसपे हम आप रूबरू हैं। दूसरा है हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये वाला। तो आप लोगों ने अगर इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।